आज हम 2026 के केंद्रीय बजट पर एक गहरी नजर डालेंगे। हमारे पास इन्वेस्टमेंट गुरु हिंदी चैनल का एक काफी विस्तृत विश्लेषण है और ये विश्लेषण बजट को सिर्फ सरकारी घोषणाओं की तरह नहीं, बल्कि आम आदमी, किसान और एक निवेशक की नजर से देखता है। बिल्कुल। इसका असली मिशन ये समझना है कि सरकार की सोच किस दिशा में जा रही है। स्रोत कुछ बहुत ही बुनियादी लेकिन जरूरी सवाल उठाता है। क्या सच में महंगाई से राहत मिलेगी? क्या टैक्स पेयर की जेब में कुछ बचेगा? और सबसे बढ़कर, देश की आर्थिक गाड़ी को रफ्तार देने के लिए इस बजट में क्या खास है? चलिए इसे परत दर परत खोलकर देखते हैं। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात सामने आती है वो ये है कि ये विश्लेषण बजट को सिर्फ नंबरों का खेल नहीं मान रहा। अच्छा। हाँ, वो इसे एक स्ट्रेटेजिक रोड मैप की तरह देख रहा है। मतलब ये सरकार का अगले 1 साल का पूरा फाइनेंशियल प्लान है। यानी कमाई और खर्च का पूरा लेखा जोखा। बिल्कुल। स्रोत इसे बहुत सरल तरीके से समझाता है। पैसा कहाँ से आएगा? मतलब टैक्स, जीएसटी और जरूरत पड़ने पर उधार से। और कहाँ खर्च होगा? और फिर ये पैसा कहाँ जाएगा? जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, डिफेंस और सबसे जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर। लेकिन इस विश्लेषण की असली खूबी ये है कि ये इन बड़े बड़े आंकड़ों को हमारे रोजमर्रा के जीवन से जोड़ता है। हाँ, ये जरूरी है। ये बताता है कि वित्त मंत्री के भाषण का हमारी सैलरी, हमारी बचत और हमारे निवेश पर सीधा असर कैसे पड़ेगा। बिल्कुल, तो इसी से शुरू करते हैं। आम आदमी और मिडिल क्लास, जिनकी नजरें शायद सबसे ज्यादा बजट पर टिकी होती हैं। विश्लेषण का पहला बड़ा फोकस महंगाई पर है। हाँ, और स्रोत यहाँ एक बहुत बारीक नुक्ते की तरफ इशारा करता है। सरकार सिर्फ ये नहीं कह रही कि हम महंगाई कम करेंगे। तो फिर क्या कह रही है? विश्लेषण बताता है कि फोकस उन चीजों पर है जो सीधे आम आदमी के किचन के बजट को प्रभावित करती हैं। जैसे खाने पीने की चीजें। हाँ, खाने पीने की चीजें, पेट्रोल, डीजल, ट्रांसपोर्ट का खर्चा। रणनीति ये है कि अगर इन रोजमर्रा की जरूरतों का बोझ कम हो जाए तो लोगों के हाथ में खर्च करने या बचाने के लिए ज्यादा पैसा बचेगा। अच्छा, तो ये सिर्फ ब्याज दरें बढ़ाने जैसा बड़ा कदम नहीं है, बल्कि ज्यादा टारगेटेड है और नौकरी पेशा लोगों के लिए। टैक्स के मोर्चे पर क्या संकेत मिल रहे हैं? स्रोत बताता है कि सीधे तौर पर बड़ी टैक्स कटौती की घोषणा के बजाय फोकस टैक्स सिस्टम को और सरल बनाने पर हो सकता है। सरल मतलब कम कागजी कार्यवाही, आसान फाइलिंग और कंफ्यूजन को दूर करना। साथ ही बचत को प्रोत्साहित करने वाली योजनाओं को और आकर्षक बनाने की बात भी कही गई है। तो विश्लेषण का निचोड़ क्या है? निचोड़ एक सीधे से समीकरण में है। आपके जरूरी खर्चे कम हो और आपकी बचत बढ़े। नतीजा, मिडिल क्लास की फाइनेंशियल हेल्थ बेहतर हो। तो अगर मैं इसे सही समझ रहा हूँ, ये डायरेक्ट कैश देने के बजाय लोगों की पर्सनल बैलेंस शीट को मजबूत करने की कोशिश है। एक तरह से मछली देने की जगह मछली पकड़ना सिखाने वाली बात। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। स्रोत इसे एक शॉर्ट टर्म रिलीफ के बजाय लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की दिशा में एक कदम के तौर पर देख रहा है। तो शहर में रहने वाले मध्यम वर्ग के लिए खर्च कम करने और बचत बढ़ाने की बात हो गई, लेकिन अर्थव्यवस्था का दूसरा बड़ा पहिया तो ग्रामीण भारत है, खासकर हमारे किसान। विश्लेषण इस बजट में उनके लिए क्या खास देखता है? ये एक बहुत ही जरूरी कनेक्शन है। शोध के मुताबिक ये बजट खेती को सिर्फ गुजारे के साधन के तौर पर नहीं देख रहा। यहाँ एक बड़ा शिफ्ट है। वो क्या है? खेती को एक लाभकारी उद्यम यानी प्रॉफिटेबल एंटरप्राइज बनाने पर जोर है, और इसके लिए सिर्फ अच्छी फसल उगाना ही काफी नहीं है। तो फिर और क्या चाहिए? विश्लेषण 3 मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान खींचता है। बेहतर सिंचाई सुविधाएं ताकि मॉनसून पर निर्भरता कम हो, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सड़कें और कोल्ड स्टोरेज और सड़कों वाली बात दिलचस्प है। इसका मतलब ये हुआ कि फोकस सिर्फ पैदावार बढ़ाने पर नहीं, बल्कि फसल की बर्बादी रोकने और उसे सही समय पर बाजार तक पहुंचाने पर भी है। यही इस विश्लेषण का सबसे बड़ा टेक अवे है। अच्छा। जब एक किसान की फसल खेत से मंडी तक पहुंचने में खराब नहीं होती और उसे स्टोर करने की सुविधा मिलती है ताकि वो सही दाम मिलने का इंतजार कर सके, तब जाकर उसकी आय असल में बढ़ती है। सही बात है। तो सरकार का संदेश साफ है। जैसा कि स्रोत बताता है, हम सिर्फ उत्पादन नहीं बल्कि पूरी वैल्यू चेन को मजबूत कर रहे हैं। ये तो हुई आज की बात, यानी वर्तमान को बेहतर बनाने की। लेकिन किसी भी देश का भविष्य तो उसके युवाओं और लोगों के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। शिक्षा और स्वास्थ्य के मोर्चे पर विश्लेषण क्या कहता है? आपने बिल्कुल सही कहा, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। शिक्षा के क्षेत्र में स्रोत के अनुसार रट्टा मारकर डिग्री लेने वाली पुरानी सोच से आगे बढ़ने पर जोर है। मतलब 3 बातें मुख्य हैं। पहला, स्किल डेवलपमेंट,
यानी युवाओं को वो हुनर सिखाना जिनकी आज इंडस्ट्री को जरूरत है। जैसे AI, कोडिंग वगैरह। बिल्कुल, AI, कोडिंग या एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग। दूसरा, डिजिटल एजुकेशन, ताकि अच्छी शिक्षा सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित ना रहे। और तीसरा, इन दोनों को मिलाकर युवाओं को जॉब रेडी बनाना। और स्वास्थ्य में महामारी के बाद से इस क्षेत्र पर सबका ध्यान बढ़ा है। स्वास्थ्य के मामले में विश्लेषण एक दो तरफा रणनीति की ओर इशारा करता है। एक तरफ है हार्डवेयर, यानी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, नए अस्पताल, नए उपकरण। हाँ, नए अस्पताल बनाना, पुराने को अपग्रेड करना। और दूसरी तरफ है सॉफ्टवेयर, यानी सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की क्वालिटी और पहुंच में सुधार करना। स्रोत का मानना है कि इसका अंतिम लक्ष्य ये है कि एक आम नागरिक को इलाज के लिए अपनी पूरी जिंदगी की बचत खर्च ना करनी पड़े। और मुझे लगता है इन सभी चीजों का, चाहे वो बेहतर शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या ग्रामीण विकास, सीधा संबंध रोजगार से है। विश्लेषण इस कनेक्शन को कैसे जोड़ता है? यही वो कड़ी है जिसे समझना सबसे जरूरी है। विश्लेषण यहाँ मल्टीप्लायर इफेक्ट के क्लासिक आर्थिक सिद्धांत की बात करता है। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। जरूर, इसे ऐसे समझिए, जब सरकार सड़क या मेट्रो बनाने पर 100 रुपए खर्च करती है, तो वो पैसा सिर्फ वहीं खत्म नहीं होता। अच्छा। वो 100 रुपए एक कंस्ट्रक्शन वर्कर की मजदूरी बनते हैं, सीमेंट फैक्ट्री का रेवेन्यू बनते हैं, स्टील कंपनी का ऑर्डर बनते हैं। फिर वो वर्कर उस पैसे से किराने का सामान खरीदता है। तो पैसा घूमता रहता है। बिल्कुल। इस तरह सरकार का खर्च किया हुआ 100 रुपया अर्थव्यवस्था में घूमकर 300 या 400 रुपए की आर्थिक गतिविधि पैदा कर देता है। अच्छा, तो ये एक पत्थर से कई शिकार करने जैसा है। रोजगार भी पैदा होता है और देश के लिए एक एसेट भी तैयार हो जाता है। बिल्कुल। विश्लेषण साफ कहता है कि सड़क, रेलवे, पोर्ट्स और हाउसिंग जैसे प्रोजेक्ट्स अर्थव्यवस्था के इंजन की तरह काम करते हैं। ये न सिर्फ सीधे रोजगार देते हैं, बल्कि एक बार बन जाने के बाद व्यापार करना आसान बनाते हैं। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जिसका बहुत से लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है। निवेशकों का। हाँ, निवेशकों के लिए इस बजट में क्या है? शेयर बाजार से लेकर SIP करने वाले छोटे निवेशक तक सबकी नजरें यहीं होती हैं। विश्लेषण निवेशकों के लिए तस्वीर को 3 हिस्सों में बांटता है। पहला, शेयर बाजार के बड़े खिलाड़ी और लॉन्ग टर्म निवेशक। उनके लिए क्या है? उनके लिए स्रोत का कहना है कि बजट का मुख्य झुकाव ग्रोथ यानी विकास की ओर है। जब सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों पर खर्च करने का इरादा जताती है, तो यह इन सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के लिए एक सकारात्मक संकेत होता है। और उन छोटे निवेशकों का क्या, जो हर महीने SIP के जरिए थोड़ी थोड़ी बचत करते हैं? ये दूसरा और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। विश्लेषण इस बात पर जोर देता है कि बजट में छोटे निवेशकों को इक्विटी कल्चर का हिस्सा बनाने पर फोकस है। अच्छा। SIP और म्यूचुअल फंड को बढ़ावा देने का मतलब है कि सरकार चाहती है कि देश की आर्थिक तरक्की का फायदा सिर्फ कुछ बड़े निवेशकों तक सीमित ना रहे। मतलब आम आदमी भी इसमें भागीदार बने। हाँ, बिल्कुल। स्रोत इसे वेल्थ क्रिएशन यानी संपत्ति निर्माण को लोकतांत्रिक बनाने की कोशिश के रूप में देखता है। संदेश ये है, बाजार के रोज रोज के उतार चढ़ाव से घबराए नहीं, बल्कि लंबी अवधि का नजरिया रखें। ये तो हुई इक्विटी की बात, लेकिन सोना चांदी, जो हमेशा से एक पारंपरिक और सुरक्षित निवेश माना जाता रहा है, उसके बारे में विश्लेषण का क्या कहना है? हाँ, ये तीसरा पहलू है। स्रोत के अनुसार जब भी दुनिया में या देश में थोड़ी भी अनिश्चितता होती है, तो लोग सेफ हेवन यानी सुरक्षित निवेश के विकल्प तलाशते हैं। और सोना चांदी सबसे पहले आते हैं? बिल्कुल। विश्लेषण का अनुमान है कि जब तक आर्थिक स्थिरता को लेकर थोड़ी भी आशंका बनी रहेगी, इन कीमती धातुओं की मांग बनी रह सकती है। कुल मिलाकर निवेशकों के लिए सीख स्पष्ट है, भावनाओं में बहकर फैसले न लें, बल्कि सोच समझकर एक संतुलित पोर्टफोलियो बनाएं। दिलचस्प बात यह है कि ये विश्लेषण सिर्फ क्या हुआ ये बता के खत्म नहीं होता, बल्कि ये कुछ ठोस सुझाव भी देता है कि इन सब घोषणाओं के बाद एक आम इंसान को असल में करना क्या चाहिए। हाँ, और ये सुझाव बहुत प्रैक्टिकल है। पहला और सबसे बुनियादी सुझाव है वित्तीय अनुशासन। मतलब बजट चाहे जैसा भी हो, अपने फालतू खर्चों पर लगाम कसना हमेशा एक अच्छी आदत है। दूसरा सुझाव उन लोगों के लिए है जो पहले से निवेश कर रहे हैं, जिनकी SIP चल रही है। हाँ, अगर आपकी SIP या कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चल रही है, तो बाजार के छोटे मोटे झटकों से डरकर उसे बंद न करें। विश्लेषण कहता है कि संपत्ति बनाने के लिए टिके रहना जरूरी है। और इसमें बजट को समझने की बात भी कही गई है, उससे डरने की नहीं। बिल्कुल।
तीसरा सुझाव यही है कि बजट के डॉक्यूमेंट से डरने के बजाय ये समझने की कोशिश करें कि इसका आपकी जेब पर सीधा असर कहाँ पड़ रहा है। और आखिरी शायद सबसे जरूरी सुझाव है, वो क्या है? अफवाहों पर ध्यान ना दें। बजट के बाद अक्सर टिप्स का बाजार गर्म हो जाता है। विश्लेषण चेतावनी देता है कि कोई भी निवेश का फैसला बिना पूरी जानकारी और अपनी रिसर्च के न लें। तो कुल मिलाकर अगर हम इस पूरे विश्लेषण का सार निकालें तो इन्वेस्टमेंट गुरु हिंदी का ये नज़रिया 2026 के बजट को एक संतुलन साधने वाला बजट के तौर पर देखता है। ऐसा लगता है कि किसी एक वर्ग को खुश करने के बजाय अर्थव्यवस्था के अलग-अलग हिस्सों जैसे आम आदमी, किसान, युवा और निवेशक के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है। ये एक बहुत सटीक सारांश है। विश्लेषण का दृष्टिकोण यही है कि ये एक ऐसा बजट है जिसमें हर किसी के लिए कुछ न कुछ है, लेकिन शायद किसी के लिए भी कोई बम्पर लॉटरी नहीं है। अच्छा। ये बड़े और नाटकीय कदमों के बजाय छोटे छोटे सोचे समझे कदमों से अर्थव्यवस्था को स्थिर गति देने की कोशिश करता है। तो इस पूरी चर्चा से एक बड़ा और विचार करने वाला सवाल मन में उठता है। क्या? स्रोत ने बार बार बचत और लंबी अवधि के निवेश को बढ़ावा देने पर जोर दिया है, चाहे वो मिडिल क्लास के लिए टैक्स बचत के जरिए हो या छोटे निवेशकों के लिए SIP के माध्यम से। हाँ, ये बात तो है। अगर ये प्रवृत्ति, ये सोच समाज में और मजबूत होती है तो क्या ये हमारी अर्थव्यवस्था के चरित्र में एक बड़े बदलाव का संकेत हो सकता है? मतलब? क्या हम एक उपभोग आधारित यानी कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी से धीरे धीरे एक बचत और संपत्ति निर्माण आधारित यानी सेविंग्स एंड एसेट क्रिएशन इकोनॉमी की ओर बढ़ रहे हैं? ये सोचने वाली बात है।